स्वागत है आपका नए साल में, नई परख के मंच पर एक बार फिर शीतल जी। आपके दर्शकों को बहुत-बहुत जी, नए साल की मुबारकबाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अ, गुज़रे हुए साल के आखिरी महीने में एक बहस छिड़ी, जी। जिसमें आपका भी योगदान रहा अरे नहीं! और कुछ दूसरे साथियों का भी योगदान रहा। उसी बहस के बारे में कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया है। जी, जी, जी। और वो बहस ये थी जी, कि 2011, 12 और 13 के साल में जी, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इस देश में छिड़ा था, जी, जी, जिसने 2014 में जी, सत्ता परिवर्तन अ, की भूमिका निभाई। जी, 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी। सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया। हुँ, उसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जी, तो मैंने आपका एक वीडियो सुना था जी, जी, और निजी तौर पे भी आपसे बातचीत में भी वो बातें निकल कर आईं। जी, जी, और एक प्रशांत भूषण जो मशहूर वकील हैं, जी, जी, उनका भी मैंने वीडियो सुना। जी, जी। अ, तो आप दोनों की राय एक सी लगती है। अच्छा। हाँ, मतलब मोटे तौर पर एक सी लगती है, हर राय में थोड़े बहुत फ़र्क तो होते ही जी, हैं, लेकिन मोटे तौर पर दोनों की जी, राय एक सी है। जी। और आप लोगों का मानना ये है हुँ, कि अ, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, वो जी, दरअसल जी। उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाई गई एक योजना थी। एग्ज़ैक्टली ये तो नहीं मैं लेकिन पूरी बात कर लूँ, हाँ, राष्ट्रीय हाँ। स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाई गई योजना थी जी, और वो एक प्रपंच था, जो दरअसल अ, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जी, रचा गया था। जी, और अब और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। जी, हुँ, तो मैं इसी संबंध में कुछ बात आपसे करना चाहता था, जी, ताकि इस मसले पर एक प्रकाश पड़े, क्योंकि जी, हम सब लोग किसी न किसी रूप में जी, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल थे। जी, मैं सड़कों पर सक्रिय होके नारे तो नहीं लगाता था, लेकिन मैं टीवी पर बैठकर हम लोग भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते थे। जी, मेरा और आपका या प्रशांत भूषण का कभी भाजपा और आरएसएस से कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। जी, जी, तो ज़ाहिर है कि कोई न कोई तो ऐसी बात थी उस आंदोलन में जिसमें जी, ऐसे लोग जी, जिनका इस साजिश जिसके बारे में चर्चा की जा रही है जी, कोई संबंध नहीं हो सकता था। हम लोग भी उसके अंदर सक्रिय थे। हम लोगों की आवाज़ भी थी उसमें, जी, भले ही उतनी जी, कमज़ोर सी ही रही हो, लेकिन आवाज़ थी उसके अंदर। एकदम, एकदम। हाँ, तो अब आप इसकी वर अगर बताएँ कि आपने किस संदर्भ में ये बात कही थी, तो और ज़रूर। मामला स्पष्ट होगा। जी। देखिए जो मैं इस पे देखता, सुनता, बोलता रहा हूँ, वो ये कि हुँ, आंदोलन तो निश्चित तौर से ये प्लान किया था केजरीवाल ने अच्छा। और इसके लिए वो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। हुँ, आंदोलन क्या वो अपने आप को एक आप कह सकते हैं कि विकसित करने के लिए अलग-अलग तरह से लोग प्रयत्न करते हैं। हुँ, केजरीवाल के दिमाग में भी एक अपने आप बारे में एक नायक की छवि है और वो उस नायकत्व को प्राप्त करने के लिए पहले उन्होंने एनजीओ क्रिएट किया था, नौकरी में वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, हुँ, छुट्टी-वुट्टी लेके और इधर-उधर सक्रियता रखते थे एनजीओज़ वगैरह में जिसमें मनीष सिसोदिया काम करते थे। बाद में उन्होंने देश भर में जो आरटीआई के सवाल पर एक कार्यक्रम भी करते थे वो और लोगों से मिलते-विलते थे और वैसे भी वो जितने एनजीओज़ वगैरह में काम करने वाले लोग या आप कह सकते हैं कि इस तरह के गरीब लोगों के बारे में किसी तरह के भी काम करने वाले लोग थे। उन सब लोगों को देश भर में वो मिले-विले थे। वो मदर टेरेसा के यहाँ भी गए थे और अन्य जगहों में भी वो सब उनका था। लेकिन वो बड़े योजनाबद्ध ढंग से बढ़ रहे थे। और उसी क्रम में उनको जब 2009 में कांग्रेस दोबारा आ गई मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और ज़्यादा ताकत से आ गई, लेफ्ट के अलग होने के बावजूद आ गई, उसके बाद एक बेचैनी समाज के उस हिस्से में थी, जो कांग्रेस को हर चुनाव में परास्त करना चाहता है। लेकिन वो कुछ इस तरह का सामाजिक गठजोड़ हुआ करता था, जिससे कांग्रेस जीत जाया करती थी और उसी तरह से फिर जीती और लेकिन उस बार तो उसके साथ ये था कि चूँकि अमेरिका के साथ एक डील हुई थी जो एटॉमिक वाली डील हुई थी, उस डील को लेके लेफ्ट अलग हुआ था और लेफ्ट के क्रिटिसिज़्म से राइट जो है, जो राइट सोच का दिमाग है, वो और जो
प्रचार तंत्र वगैरह अमेरिका जिस चीज को मैनेज कर सकता है, वो सब चीजें मैनेज हुई और उससे जो है एक माहौल बना और मनमोहन सिंह और ज्यादा ताकतवर होकर चुनाव जीत गए। लेकिन उससे समाज के हमारे उस हिस्से में जो कांग्रेस को नहीं चाहता उस जगह पर जहां वो पहुंच जाती थी या पहुंच गई थी उस समय तक, उसमें तो बेचैनी थी ही। यानी वो, मैं उसको ये कहूंगा, आरएसएस और सवर्ण जातियों के बहुत सारे इन जनरल लोग जो आरएसएस की ही विचार क्रम में कि किसी न किसी रूप से, चाहे उससे संगठित रूप से न जुड़े हों, संगठन में न जुड़े हों, लेकिन भावना और उससे वो उससे आसपास होते हैं। ऐसे सब लोगों को एक स्वर देने का काम उस आंदोलन ने किया, जिसको केजरीवाल ने प्लान किया था। शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने एक नायक उसके लिए पकड़ा। ये तो मैं बहुत सी चीज़ें के लिए प्राइवी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो खोज रहे थे। ये नहीं था कि अन्ना हज़ारे ही इस आंदोलन को लीड करते। वो किसी को ढूँढ रहे थे इसको जिसकी थोड़ी क्रेडेंशियल्स हों। क्योंकि उस समय तक अरविंद केजरीवाल को लगता था कि उनके निजी क्रेडेंशियल्स उतने बड़े नहीं हैं। तो उन्होंने एक खोज की, उस खोज में वो अन्ना हजारे को लेके आए दिल्ली और रामलीला मैदान में उन्होंने शुरू किया। लेकिन शुरू करने के बाद जब वहाँ कुछ लोग जुटने लगे मीडिया में, चूँकि खुद केजरीवाल की भी अप्रोच थी और उनके भी लोग थे और वो समर्थन था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन उसमें गंध मिली आरएसएस और उससे संबंधित लोगों को। केजरीवाल के कुछ लिंक उनसे जुड़ते हैं। जैसे एक सुनील श्री नाम के बाबा हैं, श्री श्री आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। तो जो है वो केजरीवाल के पुराने रिश्तों में है और वो आरएसएस से भी अच्छे उनके रिश्ते हैं, इस कंसेशन से है। इस तरह से केजरीवाल के लिंक्स तो थे। फिर केजरीवाल जिस समाज से आते हैं, हमारे देश में उस समाज को ये जाना जाता है, जाति वाला समाज जो है, कि वो उसका एक बहुमत हिस्सा शुरू से ही जनसंघ के दिनों में से ही आरएसएस या जनसंघ की विचारधारा के आसपास रहा है या उसमें शामिल रहा है। एक उसमें आप जातिगत जो समर्थक हमारे देश में जिस तरह से सामाजिक समर्थन देते हैं किसी को, तो उसमें एक अंश पहले से ही वो था। ये सब चीजें मिलजुल के एक उन्होंने कॉकटेल तैयार किया, जिसमें बहुत जल्दी ही हफ्ते भर 10 दिन में ही ये आरएसएस और उससे उसके संगठनों को लगा कि इस आंदोलन को हवा देने का वक्त है। वो 2009 का चुनाव हारे थे और 11-12 में ये बात शुरू हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, किसी को नहीं पता चला कि कौन है जिसने खाने के स्टॉल लगा दिए रामलीला मैदान पे, जिसमें हजारों लोगों को खाना मिल रहा है। कौन कहाँ से चंदा दे रहा है, किसी को नहीं पता था। ऐसे बहुत सारी मीडिया में जो उनके तंत्र मंत्र हैं, वो सब लोग सक्रिय होना शुरू हुए, उनके सबके दौरे वहां शुरू हुए और उस आंदोलन को फिर एक वो हवा मिली जो इसके पहले या तो वीपी सिंह को मिली थी या जेपी को मिली थी। और उस समय भी कारक लगभग वैसे ही थे, वो सारे कारक आके जुड़ गए। ये सारे बाबा वाबा को संयोजित करना, रामदेव, अन्य, ये सब लोगों को संयोजन करने में निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष रूप से सीधे-सीधे आरएसएस की भूमिका थी। और आरएसएस और उससे जुड़े हुए विचार और संगठनों की, और फिर जाहिर है फिर बीजेपी भी सक्रिय हो गई और सब सक्रिय हो गए। और वो आंदोलन, चूंकि मीडिया उसको इतना बड़ा कवरेज दे रहा था, जितना कवरेज मतलब कभी उसने कांग्रेस को तो नहीं दिया, और आज तो वो बिल्कुल दूसरी तरह से पेश आता है विपक्ष के लिए, यानी राहुल गांधी के लिए। उस लिहाज से आप देखें तो 24-24 घंटे कवरेज देते थे और खुद एडिटर्स वगैरह, यानी आशुतोष हमारे मित्र, हमारे साथी मैनेजिंग एडिटर थे आईबीएन 7 में, वो रात के 11-12 बजे तक वहां होते थे। खुद ही कैमरा लेके खुद ही इच्छुक होते थे। एक भावना पैदा हो गई थी, जिसको आपने भी कहा कि आप और हम भी उससे प्रभावित हुए थे, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने शुरुआत में ही, उस समय कांग्रेस चूंकि सत्ता में थी, हम लोग पत्रकारिता में जो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई वो ये थी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और जन पक्षधर पत्रकार होने की जरूरत थी। तो उस सिलसिले में हम लोग भी एक तरह से कांग्रेस के विरोध में ही पनपे, पले बढ़े। और बहुत सारी चीजों के बारे में हमारी जो धारणाएं थी वो बाद में गलत साबित हुई, जिनमें से एक धारणा तो कांग्रेस के वर्गीकरण के बारे में ही थी। और वो इस आंदोलन में बहुत बड़े लेवल पर सामने प्रकट हुई और हमें उसने गलत साबित किया। अच्छा, योजना कितनी अचूक थी कि ट्रेड यूनियंस की ओर से ये 2G वाला मामला जो लीक, यहां पर आता है आरएसएस का रोल। ये जो विनोद राय थे, ये ये भूमिहार जाति से आते हैं उत्तर प्रदेश की। हम्म, और इन्होंने, ये जाति का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि इसका बड़ा मतलब है। हम्म,
निश्चित तौर पर हमारे यहाँ तरह-तरह की चीज़ें जो कॉन्कॉक्ट होती हैं, उसमें आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से आप आए हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी वजह से चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कोई प्लान नहीं करता। वो हज़ारों साल से प्लान्ड है। हमारे दिमाग में है उस तरह से। और हम ऐसा मौका होते ही उसमें अपनी राजनीतिक रुचियाँ उसके आधार पर निर्धारित कर लेते हैं और दूसरे को शत्रु मानने लगते हैं। मेरे अंदर भी हो सकता है उसका अंश कुछ रहा हो, कांग्रेस के उस विरोध में कहीं न कहीं वो सब रहा होगा क्योंकि अपब्रिंगिंग हमारी वैसी है। तो उस उन चीज़ों ने वो स्थिति पैदा की कि विनोद राय की रिपोर्ट को ट्रेड यूनियंस ने पहला पत्र उस मामले में सीताराम येचुरी ने लिखा है 2G वाले मामले में। उसकी चर्चा उतनी नहीं होती। और चूंकि सीताराम येचुरी लिख रहे थे तो हम लोगों को बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत वाम रुझान रखते हैं उनको उस मामले में नजर आया कि ये जिम्मेदारी है कि इसको सवाल को बड़ा करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी उस सवाल को बड़ा किया। ये तो बाद में अदालतों में साबित हुआ कि वो मामला जैसे प्रस्तुत किया और जांच में भी सीबीआई की जब वो 2 लाख पौने 2 लाख करोड़ से घट के कुछ हजार करोड़ में आ गया, फिर वो 1000 करोड़ भी कागज पर प्रूव नहीं हो सके, तो वो सब चीज बाद में ढह गई कोर्ट्स में जाके, लेकिन उस समय तक तो उसने एक दावानल पैदा कर दिया था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि विनोद राय ने जो रिपोर्ट दी 2G के सवाल पर, जी, उसके पीछे एक योजना थी, वो सीएजी की, वो तो सीएजी के चीफ थे। जी, तो अ, तो उसके पीछे सीएजी की अपनी जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं जांच पड़ताल की, जिनके जी, जरिए वो सरकारी चीजों की जांच पड़ताल करते रहते हैं जी। और रिपोर्ट देते रहते हैं, वो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक खास तरह की योजना थी। ए, योजना का मैं प्राइवी नहीं हूँ। या उन्हें कहीं उनकी से प्रेरणा भावना, प्राप्त हो रही थी उस तरह हाँ, की? उनकी भावना का प्राइवी हूँ। हाँ। सवर्ण जातियों में से आने वाले अधिकांश लोग जिस तरह की भावना रखते हैं हुँ, आरक्षण के सवाल पर, हुँ, पिछड़ी जातियों, दलित जातियों को हिस्सा देने के सवाल पर या उनके साथ किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार के सवाल पर जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके मन में होती, मैं बहुत शीर्ष लोगों से पत्रकारिता में ऐसा मौका लगा है, उनके सबके नाम लेने से वो बात नहीं ठीक होगी, लेकिन मतलब बहुत शीर्ष लोगों से मैं मिला हूँ। मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के आदमी को मैंने उस तरह की घटिया बात करते हुए सुना है। चीफ सेक्रेटरीज और अन्य को तो सेक्रेटरीज की मैं बात नहीं कर सकता। वो लगभग जाति में पगी हुई, सड़ी हुई बात करते हुए मिलते हैं। आदिवासियों का सवाल हो या गरीबों का सवाल हो या दलितों का सवाल हो, तो उसपे वो बहुत ही फूहड़ तरीके से पेश आते हैं लोग। और अपने जब वर्ग में बैठते हैं, अपने संवर्ग में, जब वो सुनिश्चित हो जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर नौकरियों वगैरह में आधिपत्य उन्हीं का है, तो उन्हीं के लोगों, तो वो इसको ओपनली कहते हैं। और उनके अंदर जो ये आपस में भी जो साधनों पर कब्जे की लड़ाई है, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई जैसे है, उत्तर प्रदेश में बहुत आम रहती है, जैसे अभी हो रही है। हुँ, ब्राह्मण विधायक अलग बैठ रहे हैं, ठाकुर विलायक विधायक, ये सब मीट छीनने की लड़ाई है। हुँ, ये जब लड़ाई होती पद लेने की, एक समय में मुझे याद है कि लगातार 2-3 कायस्थ जो हैं, एक के बाद एक कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए थे। हुँ। तो मैं इस देश के मतलब लगभग सबसे बड़े ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट के यहाँ बैठा हुआ था, जिनका मेरे जीवन में थोड़ा रोल है और मेरा भी उनके जीवन में रोल है। हम लोगों के बड़े अच्छे रिश्ते थे। वो बहुत बड़े पद पर उस समय थे। और एक यंग ऑफिसर जो भी ब्राह्मण थे, बिहार से आते हैं, उनकी मैं सिफारिश करने गया था एक्चुअली उनके यहाँ। चूँकि वो मेरे मित्र थे और वैसे थे, तो ये उनकी कुछ कठिनाइयाँ थी जो इनसे हल हो सकती थी, तो मेरे साथ गए थे वहाँ, बैठे। ओपनली उन्होंने बात की कि कैबिनेट सेक्रेटरी पे तो कायस्थों ने कब्जा कर लिया है। ब्राह्मणों को तो कोई पूछ नहीं रहा। ए ओपन ये बात थी। तो ऊपर के स्तर पर हमारे समाज में या सारे स्तरों पर, एक्चुअली वो सारे स्तरों पर विद्यमान है। तो राय साहब ने हुँ, वो एक प्रपंच रचा। निश्चित तौर पर इसमें आरएसएस की भूमिका या आरएसएस की विचार की भूमिका इसलिए रही होगी कि ये बड़ी चालाकी से पहले लेफ्ट वालों को इसमें शामिल किया गया, सीपीएम को। हुँ। सीपीएम भी एंटी मतलब इसमें सीपीएम भी धोखा खा गई। वो भी इस बात को नहीं समझ पाई। बिल्कुल खाई। मैं सीताराम से मेरी फिर मुलाकात उसके बाद इस सिलसिले में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। हुँ, नहीं तो मुझे लगता था सीताराम भी इसको रिपेंट करते। हुँ, और जब सीताराम ने पहला पत्र लिखा और उसकी कॉपीज़ हम लोगों के पास आई, तो हम लोग भी सक्रिय हो गए। हुँ, क्योंकि हमें उसमें ये लगा कि भई इतना बड़ा घोटाला इस देश के साथ हो रहा है और सीताराम ने लिखा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना सब स्क्रूटनी की होगी
और उस समय तक उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियंस वाले सब लाए हैं, सब ये पेपर्स हैं, ये है, वो है। हम्म। हम लोग आगे बढ़ते चले गए और उस आंदोलन में सब लोग अपनी-अपनी आहुति दी। जैसे इनका भी जो हमारे प्रशांत भूषण जी भी जो गए होंगे, उस सब में भी जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इन चीज़ों का उन पर भी कहीं न कहीं। प्रशांत जी भी अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि जी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसकी विचारधारा क्या है, कौन दक्षिणपंथी है, कौन वामपंथी है, इस बात की उन्हें जी, जानकारी नहीं थी। जी, कई बातों को न समझते हुए, उसके इतिहास को न जानते हुए जी, वो चूँकि उस वक़्त भ्रष्टाचार हो अच्छा वो ये मानते हैं कि जी, भ्रष्टाचार हो रहा था जी, और भ्रष्टाचार हो रहा था और मनमोहन सिंह की गलती ये थी, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, लेकिन जी, उनकी गलती ये थी कि वो उस निज़ाम की अध्यक्षता कर रहे थे, उस निज़ाम को चला रहे थे, उसके संचालक थे, जो कि भ्रष्ट निज़ाम था। नहीं, नहीं, वो ऐसा वो मानते भ्रष्टाचार के संचालक नहीं थे। हुँ, वो ऐसी आर्थिक नीतियों के प्रतिपादक थे, जिसकी वजह से ढेर सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में आया। उसके उपयोग में हमारा समाज चूँकि उस तरह के से नियंत्रित नहीं है, वो पहले से भ्रष्टाचारी था, वो ऐसा नहीं कि उसी समय भ्रष्टाचारी हो गया था। वो पहले से भ्रष्टाचारी रहा है, हुँ, वो पहले से कुटिल है और वो सब वो करता, लेकिन परिमाण बढ़ गया था, इसमें कोई शक नहीं। और अब वो परिमाण इतना बड़ा हो गया है कि वो पहाड़ हो गया है। हुँ। लेकिन अब उस तरह का कोई आंदोलन नहीं। तब तो झूठ था, अब सच है लेकिन कोई आंदोलन नहीं। ये समस्या है। तो ये एक्चुअली ये भ्रष्टाचार लगातार होता रहा है और प्रशांत भूषण या मैं या आप हम सब लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट विचार के रहे हैं और जनरली सत्ता में हम दोष जो होते हैं सामने अगर हमारे पास है कुछ तो हम उनको जनता की ओर से उठाते रहे हैं। और लेकिन हम ये समझते थे जो हमारी गलती थी, जो उन्होंने रिपेंट किया, मैं भी रिपेंट करना चाहता हूँ कि हम उसकी वैसी स्क्रूटनी नहीं कर सके, जो स्क्रूटनी की जानी चाहिए थी, उस नतीजे पर पहुँचने पर हमने भी भावनात्मक गलती की। इसको स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से और मैं प्रशांत भूषण जी को बिल्कुल नमस्कार करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको ईमानदारी से स्वीकार किया। अच्छा कुछ मैंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने मित्रों से इस बारे में बातचीत की है, कि क्या भाई भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पीछे आपकी आपकी कोई साजिश थी, आपकी कोई प्रेरणा थी, आपने पूरा वो सब रचा था पूरा मामला? तो वो लोग सीधे तो नहीं कहते हैं बात, लेकिन वो एक बात ज़रूर कहते हैं। वो कहते हैं कि यूपीए सरकार ने, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद का आरोप उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगाया। जो अ, जो साध्वी प्रज्ञा जी, और जी। अभिनव भारत के नाम से जो गतिविधियां हो रही थीं, जी। इसमें बम फोड़े गए थे और उसमें 100 से ज्यादा लोग विभिन्न घटनाओं में मारे भी गए थे जी, जी, जी। निश्चित रूप से। वो घटनाएं तो हुई थी, ऐसी बात नहीं घटनाएं नहीं हुई थी, जी, लेकिन जो यूपीए सरकार ने जांच पड़ताल की, उस जी, जांच पड़ताल से उस जांच पड़ताल का सीधा असर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर पड़ा जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद के दायरे में हिंदू आतंकवाद का दाग उनके ऊपर लगा या जी। लगाया गया। इस बात से संघ बहुत चौंका हुँ, और बहुत नाराज़ हुआ। हुँ। संघ को लगा कि वो पूरी तरीके से उसकी अभी तक की कमाई की सारी प्रतिष्ठा तबाह हो जाएगी, जी, अगर मुस्लिम आतंकवाद की तरह उसको हिंदू आतंकवाद बनाया जाएगा। जी, तब संघ ने सोचा कि किसी भी तरीके से हमें यूपीए सरकार को हटाना ही हटाना है, जी, चाहे कुछ हो जाए, वरना ये लोग हमें हमें हमारे अभी तक के किए हुए 70-80 साल के कामकाज को, 80-90 साल के कामकाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। जी, तो ये वो लोग बार-बार कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने सब ये किया, जी, लेकिन ये कहते हैं। एक तथ्य ये भी निकल कर आता है जी, कि संघ ने कुछ अपनी शक्तियों और संगठनों को सक्रिय किया जी, कि वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हस्तक्षेप करें और उसको अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करें। जी, उसमें एक एक शक्ति थी विवेकानंद फाउंडेशन। जी। विवेकानंद फाउंडेशन जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक थे, और उनके जिसको द्वारा डो द्वारा डोवल साहब कंट्रोल करते हाँ, थे अजित जिसको। डोभाल थे उसके अंदर, नृपेंद्र नृपेंद्र मिश्र मिश्र थे, थे, नृपेंद्र विवेक मिश्र थे। देवराय थे, ये सारे लोग विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे। जी, जी। और ये लोग बाद में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी की सरकार को चलाने की मुख्य भूमिका इन्हीं लोगों ने निभाई। हाँ, है नहीं यही यही सब लोग अधिकारी वहाँ आए। जी, आज भी जी, ये लोग
जी, डॉक्टर जी। वीके राय का देहांत हो गया है। जी, जी। बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद जी, किया। जी, जी, जी। उनके बड़े प्रशंसनीय काम थे उनके। जी, जी, जी। लेकिन ये सब लोग बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार के दांता और पेच बने, मतलब जो है, इन्हीं की जी, वजह से जी। नरेंद्र मोदी की सरकार चली। जी। इससे वो संपर्क तो साफ दिख वो समीकरण तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। हाँ, हाँ। तो जब अ, विट्ठल भाई पटेल हाउस में इन लोगों की मीटिंगें होती थी, तो उसमें 3 तरह की ताकतें भाग लेती थी। जी, एक तो विवेकानंद फाउंडेशन की ताकत भाग लेती थी, जी। एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो कि प्रशांत भूषण का और अरविंद केजरीवाल का संगठन था, वो लोग उसके अंदर भाग लेते थे। लेकिन वो और नहीं, नहीं, एक नहीं, तीसरा यहाँ एक यहाँ तीसरी एक ताकत सेकंड और देखिए, थी। ये एक सिर्फ़ इन लोगों का संगठन नहीं था हुँ, और आज पूरी तरह से इनके हाथ से जा चुका है। जी। ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना था, यहीं से आरएसएस इसमें अंदर आ चुकी थी। ठीक है, मैं पूरी बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। जी, मेरा कहना ये है कि ये, और तीसरी थी बाबा रामदेव का जो संगठन था, जिसमें वो बहुत लंबे अरसे से अपने चैनल के ऊपर जी। बहुत मुद्दतों से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे लगातार। काले धन के खिलाफ हाँ, ज़्यादातर। काले धन के खिलाफ लगातार बोल रहे थे ये। जी। तो बाबा रामदेव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शक्तियाँ तकरीबन एक ही मुकाम पर खड़ी हुई थी, हाँ, हाँ। हैं? ये लोग जो थे, उसमें ऐसे लोग भी थे जिनका संघ और भाजपा से कोई संबंध नहीं था। जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जी। ऐसे लोग थे जिनका संबंध था और ऐसे लोग भी थे जिनका संबंध नहीं था। हाँ, मुझे याद पड़ता है कि आशुतोष ने भी इंडियन बहुत सारे एक्सप्रेस में, ऐसे नए लोग थे जिनका संबंध नहीं था हाँ, और बहुत सारे लोग थे जिनका संबंध था। ठीक हाँ, कह रहे हैं। आशुतोष ने भी इंडियन एक्सप्रेस में इस सवाल के ऊपर एक लेख लिखा था। मुझे वो लेख अभी भी याद है, मैंने पढ़ा भी था ध्यान से, और जी, आशुतोष से इस सिलसिले में बातचीत भी की गई जी, थी। जी, तो 3 तरह की ये मुख्य ताकतें उसके अंदर शामिल थीं। जी, जी। उसमें से 2 ताकतें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दक्षिणपंथी विचारधारा की ताकतें थीं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि इन लोगों का हिस्सा उस आंदोलन में निश्चित रूप से दूसरी तीसरी शक्ति के मुकाबले बड़ा था, और उस तीसरी शक्ति में भी उनके तत्व थे। जी, जी। तो उस लिहाज से मैंने मैंने ये सब बातें इसलिए रखी रिकॉर्ड पर, ताकि आप जो बात कह रहे हैं उसका पूरा एक ब्यौरा इस तरीके से ब्यौरा बहुत उस तरीके से बन बहुत जाए। सुंदर, बहुत जी, सुंदर, जी, जी, जी। बहुत सुंदर। तो ये बातें मुझे एक आम आदमी पार्टी के नेता ने बताई हैं। हुँ, हुँ, वो आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, वो बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं हुँ, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। हुँ, हुँ। उन्होंने एक बार मुझे 2019 के चुनाव के पहले मित्रतापूर्ण बातचीत के लिए घर पे बुलाया था, भोजन करने के लिए। जी, जी, अब जी। मैंने उनसे सवाल पूछे थे कि जी, ये सब क्या है? तब जी, उन्होंने बताया था कि ये सब इस जी, तरीके से हुआ था। जी, जी, जी। जी, अब आप आगे कहें। जी। नहीं, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने संवर्धन कर दिया मेरी जो मेरा कार्यक्रम जो चल रहा था, हुँ, हुँ, उसको संवर्धित कर दिया और इस बहस को एक आयाम दे दिया, बहुत सुंदर आयाम। हुँ, बिल्कुल, ये सब इसी तरह से घटा हुँ, और ये सब चीज़ें मिलके देखिए उसमें ये था कि बहुत निजी व्यक्ति बहुत से शामिल थे, जैसे वीके सिंह, जनरल वीके सिंह। हुँ, अब ये जो सज्जन हमारे अन्ना हज़ारे साहब हैं, हुँ, अन्ना हज़ारे साहब के रुकने की व्यवस्था होती थी किरण बेदी जी के यहाँ। हुँ, किरण बेदी एक आईपीएस ऑफिसर रही हैं। हुँ, अन्ना हज़ारे स्वयं मिलिट्री में एक ड्राइवर थे। हुँ, तो वो ये संगठन जो है मिलिट्री हुए या पैरामिलिट्री के संगठन या पुलिस के संगठन वगैरह अनुशासन इनमें बड़ा होता है और हुँ, इसमें जो रैंकिंग वगैरह होती है उसको लेके बड़ा सम्मान सा होता है। हुँ, जनरली जूनियर रैंक का आदमी रिटायर होने के बाद भी किसी सीनियर रैंक के आदमी से कहीं मिलता है तो वो सैल्यूट की मुद्रा में आ जाता है, यूँ पीछे हाथ करके यूँ हुँ, बोलता है। हुँ, ये उसकी ट्रेनिंग इतने दिनों की होती कि वैसा तो ऐसा कई बार होता था एक्चुअली। अन्ना हज़ारे के लिए समस्या ये थी कि वो वो अपने को तो जानते ही थे तो जब किरण बेदी के यहाँ घर में उनको रुकने का मिल रहा है और वीके सिंह साहब जब मिलने गए थे तो मैं उस दृश्य को ध्यान से अगर उस वीडियो को देखिए तो अन्ना हजारे लगभग सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होके क्योंकि वो सेनाध्यक्ष हाँ, हाँ, हाँ। रिटायर्ड सेनाध्यक्ष से हुँ, तो आरएसएस ये भी चाहती थी कि उस आंदोलन के जो भी रस निकले उस रस का रसपान बीजेपी के प्लेटफॉर्म्स पे हो हुँ, बाद में ये लड़ाई इन दोनों में छिड़ गई थी हुँ, और जब अलग पार्टी वो सॉरी ये चुनाव लड़ने न लड़ने का जब विचार आम आदमी पार्टी में आया, हुँ, पहले इसमें एक शामिल थे अन्ना हजारे, इन हुँ, लोगों ने हिमाचल में कुछ अध्ययन वगैरह भी किया। उसके बाद अन्ना हजारे को दूसरे रैंक एंड फाइल से जिसमें वीके सिंह भी थे, ये आपकी मैडम भी थी आईपीएस और अन्य बहुत से अनाम लोग थे। ये सब लोग उनको अपने हिस्से में खींच ले गए, जो भी जैसे भी ले गए हों, चूँकि
मतलब अन्ना हजारे स्वयं में उस तरह की चीजों को उनका विजन उस तरह से विकसित नहीं था, नहीं जानते थे वो दुनिया की ग्लोबल चीजों को, जनरल चीजों पे मोटी मोटी बात कर सकते थे। हुँ, तो वो उनको गांधी कहा गया, लेकिन वो गांधी कहीं से नहीं थे। गांधी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। गांधी जी से किसी को भी गांधी बना देने की जो हमारी परंपरा है वो, या कुछ भी कर देने की, या नेहरू बनने की कोशिश करने की जो परंपरा है, वो कहीं नहीं पहुंचती। हुँ, तो वो भी नहीं पहुंचे, और वो उस क्रम में शिकार हुए, और बाद में इन लोगों में झगड़ा हो गया। बाद में उनका आज तक लगातार इस्तेमाल केजरीवाल के खिलाफ करती है आरएसएस, बीजेपी। जब भी वो कहीं चुनाव लड़ते हैं तो उनसे एक बयान ले लिया जाता है, और वो एंटी केजरीवाल बयान दे देते हैं। तो केजरीवाल की टीम को फिर से एक नया आंदोलन अपने को स्थापित करने के लिए करना पड़ा, और केजरीवाल ने एक भारी अनशन किया था। वो डायबिटिक है, और आपको याद होगा जंतर मंतर पर ही उनका दूसरा अनशन हुआ था, बहुत बड़ा है, 12-13 दिन उसमें वो अनशन में रहे थे। और इस तरह से वो फिर आरएसएस के क्लच से ये पार्टी अलग, आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने पे आ गई, तब आरएसएस के कान खड़े हुए, और तब ये गठजोड़ टूटा। लेकिन तब तक ये देशव्यापी नुकसान बहुत बड़े लेवल पे हो चुका था। कई धाराएं थी उसमें। एक धारा ये भी थी कि क्या नाम, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ा जाए कि दिल्ली दिल्ली में लड़ा जाए। ये धारा, इसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की लाइन अलग थी और केजरीवाल की अलग थी, जिसकी वजह से इन लोगों में बाद में टूटन हुई। लेकिन आरएसएस से फिर ये लोग अलग होके आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आ गए थे, आरएसएस के सामने। तो आंदोलन तक तो ये लोग एक ढांचा रहा मिला जुला सा, जो ओपन में तो ये था कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। लेकिन उसके नीचे जो शक्तियां लगी हुई थी, उसमें जो सामूहिक रोल बहुत से बाबा वगैरह का था, ये सब जो बाबा वगैरह भेजे गए थे, ये सब वापस फिर आरएसएस फोल्ड में चले गए, और वो मोदी जी की सभाओं में और मोदी जी के लिए प्रचार करते हुए 14 में हमको मिले, सब के सब। अब एक इसमें बात और जो जिज्ञासा इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए मिल-जुल कर, हमें और आपको दोनों को और हमारे जैसे लोगों को, जी, कि कांग्रेस जो इतनी तजुर्बेकार पार्टी है, जी, इतनी पुरानी पार्टी है, 10 साल से लगातार सत्ता में थी। मतलब कांग्रेस कोई अ, कमज़ोर स्थिति में तो थी नहीं, 10 साल से सत्ता में थी। 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी थी। जी, राज्यों में भी उसकी सरकारें थीं। हुँ। जी। इसके बावजूद कांग्रेस इस साजिश को समझ क्यों नहीं पाई? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कभी खुलकर ये आरोप नहीं लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके पीछे है। जी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस के नेताओं ने नहीं, कभी ये आरोप लगाया हो। नहीं, अभी तो बहुत से प्रवक्ता कहते हैं नहीं, उनके, अब अभी की अब बात नहीं सभी। कह रहा हूँ मैं, उस हाँ, वक़्त की बात कह रहा हूँ। उस उस वक़्त वक़्त जो देखिए है। मैं टीवी पे रहता था, ख़ास जी, तौर से एनडीटीवी पे ज़्यादा जाता था मैं। जी, जी, जी। मेरा टीवी समीक्षक के तौर पर करियर भी तभी शुरू हुआ, बहुतों जी, का जी। करियर उसी ज़माने में शुरू हुआ। जी, जी, जी। मैं एनडीटीवी पे रवीश के कार्यक्रमों में जाता था, उससे मुझे जी, लोकप्रियता प्राप्त हुई। मैं जी, साफ जी। तौर पे इस बात को कहना चाहता हूँ। हुँ। जी, जी, बिल्कुल हो, इससे पहले ठीक। मैं केवल एक लेखक था, जी, पत्रकार था और एकेडमीशियन था। लेकिन टीवी समीक्षक के तौर पर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। जी, मैंने देखा वहाँ पे जो हरीश जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जी, 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 वो लगातार कांग्रेस का बचाव करने आते थे। जी, जगदम्बिका पाल जो आज भाजपा के एमपी हैं, उन्हें लगातार कांग्रेस का बचाव करने के लिए भेजा जाता था। जी, जी, और वो सज्जन जो कि शिवसेना में भी रह चुके हैं, सामना के संपादक भी रह चुके हैं, जी, जी, वो कांग्रेस का बचाव करने के लिए आते थे। जी, ये लोग 3 कांग्रेस का बचाव मोटे तौर पे करने के लिए आते थे और हम लोगों की इनसे बड़ी भिड़ंत होती थी वहाँ पर। जी, जी, जी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि इन लोगों ने कभी ये आरोप लगाया हो कि ये सारा का सारा जो अन्ना हज़ारे वगैरह हैं, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंट हैं, उसके द्वारा प्लांट किए गए हैं। ऐसी बात कभी इन लोगों की तरफ से नहीं की गई। देखिए, कांग्रेस को लेकर और वो ये भी नहीं समझ पाए कि उमेश राय की का इतिहास क्या है? विनोद राय। हाँ, हाँ, विनोद राय का इतिहास क्या है? वो ये भी नहीं समझ पाए। ये भी कभी बात उनकी तरफ से नहीं की गई। नहीं, विनोद राय का वैसा कोई इतिहास मिलेगा भी नहीं जिससे वो उस नतीजे पे पहुँच जाए, या किसी का भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे समाज का जो जातिवादी वर्गीकरण है, उससे जो अपब्रिंगिंग से हम विचार लेके आते हैं, वो होता ही है उसमें। अब आज राहुल गांधी के लिए जब उन्होंने सामाजिक न्याय का प्लैंक पकड़ लिया है, उस पे वो कंसिस्टेंट हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन में हिस्सेदारी और हकमारी की बात कर रहे हैं, उसके प्रतिशत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो पा रहे हैं कि उनकी पार्टी में ही उनको सवर्ण जातियों के बहुत सारे नेताओं का कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। कोई उनके ट्वीट पे रीट्वीट नहीं करता।
कोई उसको लेके कहीं भाषण नहीं देता, अपने भाषणों में कोई बड़ा कांग्रेसी नेता उसका कोई उल्लेख ही नहीं करता। अकेले राहुल गांधी उस बैसाखी को लेके ढो रहे हैं। तो वो जब कांग्रेस की तो बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें से एक समस्या उसके सांगठनिक ढांचा जो नेहरू जी की खैर नेहरू जी के समय भी ढीला ही ढाला था, लेकिन उसके बाद तो वो उसमें लड़ाई इस बात की होती रही शुरुआत के 64 से लेके और आप कह सकते हैं 70 तक कि कांग्रेस किसके पास रहेगी। कांग्रेस टुकड़ों में बटी, उस समय भी दो नए टुकड़े, पुराने लोग सब एक तरफ हो गए और निजलिंगप्पा वगैरह वो सब हुआ, और इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारे लोग दूसरे जुड़ गए और बाद में इंदिरा गांधी जीत गई उस लड़ाई में और उनकी बनाई हुई कांग्रेस जो है वो सफल मान ली गई। जैसे आज, जैसे जब एक बार फिर से इस परिवार में जब विभाजन हुआ था, मेनका गांधी अलग हुई तब थी। आपका ध्यान खींच रहा था, माफ़ कीजिए, जी, वही मैं खींच रहा था कि हर पार्टी के अंदर कुछ चतुर रणनीतिकार होते हैं, जी, जी, जो लफ़्फ़ाज़ी और इन सब बातों से अलग कोने में जी, बैठकर जी, शांतपूर्वक जी, जड़ों की तरफ देखते हैं जी, और वो पता लगाते रहते हैं कि भई कौन कहाँ किसको काट रहा है। जी, 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 हाँ, वो इस काम में कुशल होते हैं वो लोग, जी, हर जी, पार्टी में होते हैं। जी, कांग्रेस में भी हुआ करते थे एक ज़माने में। जी, 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 हैं, और आप अभी भी होंगे, मेरा मानना है, और भाजपा में भी तो हैं ही, और भी पार्टियों में होते हैं जो है। वो बैकरूम बॉय कहना उनकी महत्व को कम करके आँकना है। वो प्रतिष्ठित नेता होते हैं पार्टियों के अंदर, लेकिन उनके अंदर एक बड़ा काइयापन होता है और वो हमेशा ऊपरी बातों को खुरच कर अंदर झाँकने में माहिर होते हैं। मुझे ताज्जुब है कि ये सारा का सारा हो रहा था, इसके बावजूद भी कांग्रेस गलतियाँ पे गलतियाँ करती चली गई। जैसे मनीष तिवारी का जो वक्तव्य आया था, इससे अन्ना हज़ारे को एक बहुत बड़ी आभा मिल गई, उन्होंने एक बड़ा अनशन शुरू कर दिया। जो एक मूर्खतापूर्ण वक्तव्य था उनका। हुँ, तो वो कांग्रेस नहीं समझ पाई कि ये चीज़ जो उसके खिलाफ खड़ी की जा रही है, इसकी संभावनाएँ क्या हैं? कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य के लिए उसके अंदेशे क्या हैं? और देखते-देखते कांग्रेस की 10 साल की कमाई 6-7 महीने के अंदर पूरी तरीके से तबाह हो गई, हाँ। और नहीं, ऐसी तबाह हो गई कि वो तबाही से कांग्रेस आज तक नहीं उभरी है, ये या पहला देश अनुभव नहीं नहीं उभरा है आज तक। ये ये पह कितने ये 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 पहला क्या, अनुभव नहीं अगर ये था। साजिश थी, तो क्या गजब साजिश थी। ये पहला अनुभव नहीं था। यही तो 89 में भी हुआ। यही एक्चुअली 76-77 में भी हुआ और देश के उन्हीं भूभाग में हुआ जिन भूभाग में तीनों बार उन्हीं में हुआ। वही इस बार भी हुआ। वो उत्तर और मध्य भारत में ही होता है। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस में इस तरह के मामलों का विवेचन करने वालों की जगह साइकोफेंट्स का जो तौर तरीका है कि वो गांधी परिवार से चिपकने की कोशिश करने वाले लोगों का जमावड़ा ही हमेशा चीजों को नियंत्रित करता है और उनके फैसले अनेक बार बहुत बड़े पैमाने पे बहुत गलत साबित हुए हैं और उन्होंने इस पार्टी का और इस देश का बहुत नुकसान किया है और उन व्यक्तित्वों का भी बहुत नुकसान किया है जिनके वो साइकोफेंट्स बने रहे। तो वो जो उसकी समस्या है, वो कांग्रेस की अपनी समस्या है। वो जी, समस्या विद्यमान किसी अनुभव से वो दुरुस्त नहीं हुई और आज भी उसके दुरुस्त होने के कोई लक्षण मुझे नहीं मिलते। हुँ, तो वो समस्या बनी हुई है, इस वजह से वो चीज़ें वैसी रहीं जैसी वो हैं। वरना मध्य प्रदेश वगैरह में जहाँ आरएसएस से लड़ाई की कांग्रेस की परंपरा पुरानी है, वहाँ के बहुत सारे राजनेता इन बातों को ज़्यादा ठीक ढंग से समझते बूझते हैं। और ये और बात है कि वही सही समय पर सही ढंग से चीज़ों का उपयोग करने लायक पार्टी बनने में कांग्रेस असफल रही है, इस असफलता की कीमत उसके सामने है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल जी। आज हम लोगों ने एक ऐसी समस्या और एक ऐसे इतिहास के ऊपर चर्चा की, जिस पे चर्चा आजकल नहीं होती है, लेकिन नहीं, चूँकि नहीं। आपने और प्रशांत भूषण ने ये बात बार-बार छेड़ी, जी, पिछले महीने दिसंबर के महीने में, जी, जी, जी। मुझे लगता है कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को साफ करना ज़रूरी है। नहीं, क्योंकि इसके आईने में, इन तथ्यों प्रशांत के जी का आईने एक में हम लोग अपने निकट भविष्य की और निकट जो राजनीति होने वाली है अगले 2026 में, जी, जी, उसको देख सकते हैं। और जी, कांग्रेस को भी बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर वास्तव में वो चाहती है कि आगे जाकर वो देश का नेतृत्व करे और अपनी उस शान को वापस लाए जो कभी उसके साथ थी, तो उसे थोड़ा थोड़ा अपना अवलोकन करना पड़ेगा अपने अतीत का। मुड़ के अपने देखना जी, पड़ेगा पीछे कि उसने जो किया, जी, उसमें क्या-क्या गलतियाँ हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।